नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सामाजिक विज्ञान का पेपर एग्जाम में चेक कैसे होता है, किस प्रकार से विद्यार्थी जो टॉपर लोग होते हैं वो पेपर को लिखते हैं जिसकी वजह से उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आज हम किसी एक पेपर को पकड़ेंगे, जो टॉपर लोगों का पेपर उसको पकड़ेंगे और उस पेपर का आज हम करेंगे विश्लेषण, ताकि आप भी उसी प्रकार से एग्जाम में पेपर लिख सको और बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हो, ये मेरे पास 2018 का पेपर है और ये मेरे पास जो 2018 का टॉपर था उसकी ये कॉपी है। तो हम इसी कॉपी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आपकी कॉपियां चेक होती है, उन कॉपियों में क्या क्या जो है मिस्टेक निकाली जाती है, आपको कैसे मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। इन्हीं सब बातों को आज हम समझने की यहां पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए मेरे पास 2018 कॉपी। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जो पैटर्न था वो पैटर्न चेंज हो गया। 2018 का पैटर्न अलग था, 2020 में का अलग था, 2021 में कोरोना आ गया। तो कोरोना के चलते जो है आपका 2021 के पैटर्न तो बहुत पूरी तरह से बदल दिया गया है, जो कि बहुत बढ़िया पैटर्न है। इस बार का पैटर्न बहुत अच्छा, बहुत सिंपल पैटर्न है कि नहीं। ये जो पैटर्न, ये 2018 का पैटर्न है। पैटर्न बदल सकता है लेकिन जो एक शिक्षक होता है, जो पेपर चेक करने वाला होता है, उसकी सोच नहीं बदल सकती। वो अपने हिसाब से पेपर चेक करेगा, उसको मार्क्स देना होगा अपने हिसाब से देगा। आपको ये सोच के लिखना है कि जो पेपर चेक करने वाला शिक्षक है, उस शिक्षक को कुछ पता नहीं है, उसको कुछ आता नहीं है, मुझे उसको ठीक से समझाना है और समझ के वो मुझे मार्क्स देगा। क्या मुझे उस शिक्षक को समझाना है, उसको जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तो मुझे वो अच्छे से मार्क्स दे देगा। इसी चीज को अगर हमने सही ढंग से कर दिया, लिख दिया पेपर में, तब तो हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं। यहां पे जो एक वाक्य क्वेश्चन है, वन सेंटेंस जो क्वेश्चन है वो देखिए। पहला क्वेश्चन है, अशोक का वुमनदेही अभिलेख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण। पहले ही क्वेश्चन है। तो आप यहां पे आएंगे तो इस लड़के ने, या जो भी लड़की हो, कोई भी हो सकता है, किसी ने तो ये आंसर लिखा है। देखिए इसने क्या आंसर लिखा है कि अशोक के वुमनदेही अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में लुम्बिनी व 20वें वर्ष में कपिलवस्तु की यात्रा की थी तथा वहां भूमि कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी, इसीलिए यह अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वुमनदेही अभिलेख हमारे लिए जानकारी का स्रोत हो गया और इसी स्रोत के माध्यम से हमने अशोक के बारे में पता लगाया। अशोक के जो शासकीय नीति थी, राजनीतिक नीति थी, उसके बारे में पता लगाया। तो सीधी सी बात है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है। और जिसने भी ये पेपर लिखा है उसने इसको समझाने की पूरी कोशिश की है। इसमें देखिए भले ही 1 मार्क्स का हो, क्या भले ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, लेकिन इसने कितने 4 लाइन में इस क्वेश्चन को लिख दिया है। कितनी लाइन में? 4 लाइन में। 4 लाइन लिखा, मतलब इसने पूरी समझाने की पूरी कोशिश की है। अभी देखिए जयपुर का जंतर मंतर क्या है। तो जयपुर का जंतर मंतर क्या है? वेधशाला है। ये लड़का या लड़की चाहती तो सीधा सीधा लिख देती जयपुर का जंतर मंतर वेधशाला, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया देखिए, जयपुर का जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई सर्वप्रथम वेधशाला है जिसे यूनेस्को ने अपनी सूची में सम्मिलित किया है। मतलब इसने वेधशाला नहीं, वेधशाला के बारे में इसने जानकारी दी। किसने बनाया? सवाई जयसिंह ने बनाया, है कि नहीं। इसके बाद इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया, ये भी बताया। पूछा एक चीज लेकिन बताइए 3 चीज। कितने मार्क्स में? 1 ही मार्क्स में बताइए। ये अगर वेधशाला भी लिखती ना तो भी सही होता, वेधशाला भी अगर इसे लिखता तो भी सही होता, लेकिन इसको पता था कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमने पहली बार में अच्छा कर दिया, स्टार्टिंग के 3-4 पेज अच्छे लिख दिए, ज्यादा कटपट नहीं की, ज्यादा उस स्टार्टिंग मार्क्स हमें अच्छे मिल गए। तो आप समझ जाइए अंत में जाते हम बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। तो स्टार्टिंग जो है अच्छी होनी चाहिए हमारी, यही सबसे महत्वपूर्ण बात तो है। अब देखिए आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के 2 रूप बताइए। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र कितने रूप है? 2 रूप बताने हैं। इसने क्या देखिए, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र। इसने 2 रूप बताए कि भाई अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र। इसने ये बता के ये आगे बढ़ सकता था या बढ़ सकती थी, लेकिन इसने क्या किया देखिए कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है कि शासन प्रणाली था, संसदीय लोकतंत्र का उदाहरण ब्रिटेन है। इसने ये भी बता दिया कि भाई देखो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जो है वो अमेरिका है और संसदीय लोकतंत्र कौन है? ब्रिटेन है। एक स्टेप आगे बढ़ के इसने बताया, जितना पूछा वो तो बताया ही बताया, एक स्टेप आगे बढ़ के बताया, वो भी सही बताया। अगर आपको सही नहीं आता तो छोड़ दीजिए,
आगे मत बताइए ना भाई, अगर जितना आपको आता है उतना ही बताइए, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ फैक्ट आपको पता है तो उन फैक्ट को आगे बढ़ के थोड़ा सा लिख दीजिए, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि नहीं। आगे देखते हैं, इंटरनेट के कोई दो लाभ बताइए। इंटरनेट के दो प्रमुख लाभ है। इंटरनेट से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जानकारी का एक असीम स्रोत है इंटरनेट। इंटरनेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है। आज भाई साहब हम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं एक दूसरे से, है कि नहीं। भले कि आज मैं आपको नहीं देख सकता, आप तो मुझे देख सकते हो ना। गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, इन सब से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो हो ही सकती है। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। हालांकि ये पार्ट जो राष्ट्रीय आय वाला ये आपके सिलेबस से इस साल कट चुका है, लेकिन देखिए क्या लिखा है इसने। देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष की अवधि में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय को कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। इसने साफ साफ लिखा, जो परिभाषा थी वही लिखा और अच्छी भाषा में लिखा। इसकी देखिए, जिसने भी लिखा इसकी हैंडराइटिंग को देखिए, इसके लिखने को तरीकों को देखिए, इसके प्रेजेंट करने को ढंग के देखिए, कितने अच्छे से इसने प्रस्तुति दी है। भारत में 20 वर्ष की अवधि क्या है, तो हमें पता है भी 1 अप्रैल से 31 मार्च इतनी है। हम चाहते तो इतना लिख के आ सकते हैं, लेकिन इसने क्या लिखे देखिए, भारत में 20 वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। इस अवधि में राष्ट्रीय आय व सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। पूरा लिखा इसने कि भाई देखो, इसी अवधि में राष्ट्रीय आय व सकल घरेलू उत्पाद की भी गणना की जाती है। मतलब लिखा, सही लिखा, जितना आता था उतना तो लिखा ही, थोड़ा आगे बढ़ के एक लाइन और लिख दी। घाटा तो नहीं हुआ ना, फायदे ही हुआ। जो शिक्षक पढ़ रहा था उसका भी दिमाग चक्कर, क्या लिखा है बच्चे ने, तो वो ज्यादा मार्क्स देने की इसको कोशिश करता है कि नहीं। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां सम्मिलित की जाती है, तो पता है कृषि, मछली पालन, जो ये सब प्राथमिक क्षेत्र की है। तो प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधियां सम्मिलित की जाती है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि, खनन, डेयरी इत्यादि। इसने क्या पूछा है कि भाई कौन सी गतिविधियां सम्मिलित की जाती है, तो ये सीधे सीधे लिख सकता था कृषि, खनन, डेयरी इत्यादि, ये सीधे सीधे लिख सकता था। लेकिन इसने क्या लिखा कि भाई वो सब किया जाता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग भी से किया जाता है। मतलब इसने थोड़ी बहुत परिभाषा भी लिखी, इसके बाद इसका उदाहरण लिख दिया, है कि नहीं। कहीं ना कहीं लिखने वाला बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए इसकी कॉपी को आज मैं आपके सामने बता रहा हूं। इसकी कॉपी का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं मिलके, ठीक है ना। भारत में गरीबी मापन का प्रथम प्रयास कब किया गया, सिर्फ डेट लिखनी थी, कब किया गया। तो इसने क्या लिखा, देखो 1868 तो लिखा ही लिखा, साथ में इसने क्या लिखा कि स्वतंत्रता से पहले की गई थी। 1868 में किसने की थी, दादा भाई नवरोजी ने की थी। अभी इसमें पूछा नहीं कि किसने किया था, बट इसने बता दिया कि देखो भी दादा भाई नवरोजी ने किया था। मतलब कि जो सामने वाला शिक्षक पढ़ेगा, एग्जामिनर पढ़ेगा, तो उसको लगेगा कि बच्चे को अच्छा नॉलेज था, अच्छा उसको पता था, इसलिए उसने नाम भी लिखा कि किसने ये सब कुछ किया, ठीक है ना। ये तो अभी हम लोग ने बात कर ली 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की, ठीक है ना। अभी हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप ठीक है भाई, इस वीडियो पे आपको एक एक चीज देखने को मिलेगी। हालांकि मैं अभी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन से लूंगा। देखिए, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप उच्च न्यायालय के लिए कौन सी स्वतंत्रताओं की अपेक्षा करते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। यहां पे आपसे पूछा गया, यहां पे आपका मत देना है, बुक से क्या लिखा है उसका तो मतलब नहीं, यहाँ पे आपका मत देना है। इन्होंने इस प्रश्न को ही छोड़ दिया क्योंकि इनको कुछ समझ में आया नहीं होगा, यहाँ पे उच्च न्यायालय वगैरह आगे कुछ समझ में आया नहीं होगा, है कि नहीं। तो आप अगर आपको इस प्रकार कोई प्रश्न मिले तो आप क्या लिख सकते हो कि भाई किन प्रकार की स्वतंत्रताओं की अपेक्षा कर सकते हो। तो अपेक्षा, आप अपेक्षा तो किसी भी प्रकार की कर सकते हो, कोई फिक्स तो नहीं है ना। और आपकी अपेक्षा तो आप लिख सकते हो कि हमें उच्च न्यायालय के लिए, हमें उच्च न्यायालय में जाने और वहां पे सहज तरीके से जो है अपनी बात रखने का मौका मिले। वैसे तो हम रख सकते हैं, लेकिन सहज ढंग से एकदम। हालांकि जो उच्च न्यायालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वहां पे क्या, वहां पे सारा जो डिबेट है वो इंग्लिश में ही होता है। तो आप कह सकते हो कि हमें मातृभाषा में भी वहां पे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा वगैरह। मतलब आप कुछ भी जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि हमें अच्छा वकील मुहैया कराया जाए, जिसका बजट भी कम हो, सरकारी वकील दिया जाए। तो आप किसी भी प्रकार की अपनी आकांक्षा, जो इच्छा है, अपेक्षा है, वो भी आप लिख सकते हो। हालांकि इन्होंने नहीं लिखा, ये इस प्रश्न से बच गए, नहीं लिखा, कुछ समझ में आया नहीं होगा इसलिए। देखिए आगे क्या है, टाका क्या है, ये उस योजना का नाम लिखिए जिसके अंतर्गत टाकों का निर्माण किया गया। पहले तो पूछा गया टाका क्या है। देखिए टाका क्या है, इसका 1.5 मार्क्स है, और उस योजना का नाम लिखना है, योजना का क्या है, आधा मार्क्स है। तो पहला तो आपको टाका क्या है इसका नाम लिखना है, उसके बाद योजना का नाम लिखना है, उसका आधा मार्क्स है, ठीक है। इन्होंने क्या, देखिए टाका जल संरक्षण का एक परंपरागत रूप है। इसमें लगभग 5 से 6 मीटर गहरे टाके का निर्माण किया जाता है तथा
गत व अगोर से आने वाले वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। इसके अंदर की ओर सीमेंट से लेप किया जाता है ताकि जल का विषाव ना हो। यह नाड़ी जैसा होता है परंतु उसे अधिक गहरा होता है। इन्होंने पूरा लिख दिया टाका क्या होता है। देखिए सीधी सी बात है, 1.5 मार्क्स का पूछा है इसने, टाका क्या होता है ये 1.5 मार्क्स का पूछा है, तो कम से कम 4 लाइन तो अपेक्षा की जाती है लिखने के लिए, है कि नहीं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे योजना का नाम भी पूछा है, तो अब योजना का नाम इन्होंने क्या लिखा है, देखिए योजना का जब इन्होंने नाम लिखा तो इन्होंने ब्लैक पेन का उपयोग किया। मैंने आपको पहले ही बताया जो भी चीज लिखो हाईलाइट करके लिखो, ब्लैक ब्लू पेन का उपयोग करो, साथ में पेंसिल का भी उपयोग करो हाईलाइट करने के लिए। तो योजना जिसके अंतर्गत टाकों का निर्माण किया गया कौन सी है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, इन्होंने इसको हाईलाइट करके लिखा है। इनको पता था कि भाई नजर यहीं पे जाएगी, क्योंकि टाका क्या होता है ये तो सभी लोग मन से बना के लिख सकते हैं। योजना अगर देखना होगा तो योजना पहले देखेगा वो कौन, शिक्षक की, अच्छा इसने योजना लिखी कि नहीं लिखी। अगर उसने योजना लिखी इसका मतलब इसको पता है कि नहीं, तो पूरा पढ़ने के बाद सीधा योजना देख लेगा, अच्छा इसने लिखा योजना सही है, पूरे 2 मार्क्स दे दिए, काम हो गया, समाप्त, खत्म, है कि नहीं। आगे देखिए व्यवसायिक फसलें क्या है। व्यवसायिक फसलों का कोई 4 उदाहरण लिखिए। देखिए व्यवसायिक फसलें क्या 1 मार्क्स का है और 4 उदाहरण लिखना है, मतलब कि 4 उदाहरण लिखेंगे तो एक उदाहरण का आधा से भी आधा मार्क्स, मतलब 0.25 मार्क्स एक उदाहरण का मिलेगा। इससे आपके 2 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या लिखा, देखिए व्यवसायिक फसलें कृषि विधियों के उपयोग के आधार व फसल का एक रूप है। ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में या औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है व्यवसायिक फसल कहलाती है। इसे नकली औद्योगिक तथा मुद्रादायनी फसल भी कहा जाता है। व्यवसायिक फसलों के 4 उदाहरण निम्न प्रकार से है। कौन कौन से है, तो गन्ना का है। यहाँ पे देखिए वापस से भले ये 1 मार्क्स का हो ये 4 उदाहरण, लेकिन इन्होंने बड़े ही हाईलाइट करके ब्लैक पेन से लिखा है कि देखो गन्ना है व्यावसायिक फसल है, कपास भी है, जूट भी है, तंबाकू भी व्यावसायिक फसल है। इसके बाद धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो धात्विक खनिज के प्रकार बताना उसका आधा मार्क्स है और उदाहरण देना है उसका 1.5 मार्क्स है कि नहीं। तो देखिए धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लोह धातु प्रदान और अलोह धातु प्रदान। अभी इनका उदाहरण भी देना है। तो लोह धातु प्रदान इसमें क्या है, तो इसमें क्या कहता है, इस लोहे धातु के अंश की प्रधानता पाई जाती है, ये लोह धातु प्रदान धात्विक खनिज कहलाते हैं। उदाहरण लोह अयस्क, क्रोमाइड, पायराइड, टंगस्टन, कोबाल्ट, ये सब आ गया, है कि नहीं। अलोह धातु प्रदान क्या है, तो ऐसे खनिज जिनमें लोह का अंश नहीं पाया जाता, अलोह धातु प्रदान धात्विक खनिज कहलाते हैं। उदाहरण सोना, चांदी, तांबा। मतलब इन्होंने एकदम से पूरा लिखा है, जितना पूछा गया उतना ही लिखा है, साथ में कुछ ऐसा भी लिखा जिसके माध्यम से जो सामने वाला शिक्षक है, एग्जामिनर है, वो इंप्रेस हो सके और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको इन्होंने हाईलाइट भी किया है ताकि उस शिक्षक की नजर, उस एग्जामिनर की नजर इसके ऊपर पड़े और जल्दी जल्दी बहुत कम पढ़ के भी उसको ज्यादा मार्क्स दे दे। अभी आगे हम आते 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। आगे हम देखिए अगर हमीरदेव चौहान के स्थान पर आप होते, देखिए यहां पे आपसे एक सिचुएशन पूछ दी गई है, अगर हमीरदेव चौहान के स्थान पर आप होते तो अलाउद्दीन खिलजी के बागियों के प्रति क्या नीति अपनाते और क्यों। इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि हमीरदेव चौहान क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, बागियों के खिलाफ क्या नीति अपनाई, ये सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप ऐसे लिख सकते हो ना। नहीं तो आपको पता ही नहीं कि हमीरदेव चौहान कौन थे, उन्होंने बागियों के खिलाफ क्या नीति अपनाई थी, तो आप अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बना के लिखोगे। आप अगर दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू के ध्यान रख के लिखना चाहते हो तो उसमें आपका भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू पता होने के बाद आप अपना लिख सकते हो ना। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा, देखते हैं पहले क्वेश्चन 20। हाँ देखिए मुझे यही लगा था कि इन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, क्योंकि इनको पता है। आप पे देखिए, हालांकि थोड़ा सा दिमाग लगा तो ये लिख सकते थे। इस क्वेश्चन के रिलेटेड हम बाद में डिस्कशन करेंगे। मैं फिलहाल, ये बड़ा क्वेश्चन है, पूरी इसकी नीति समझाने पड़ेगी, हम बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को। मैं अभी आपको पेपर समझा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन का मूल्यांकन कीजिए। जो मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन था उसका मूल्यांकन करना है। तो मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन सुव्यवस्थित था। इस प्रशासन में 18 विभागों का उल्लेख था जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। इन्होंने पूरा लिखा है कि देखो 18 विभाग थे, उसे तीर्थ कहते थे। मौर्य काल में राजा क्या, नियंत्रण के लिए कोई संस्था नहीं थी, फिर भी वो निरंकुश नहीं होता था। मतलब कि भाई मौर्य काल में राजा पर नियंत्रण रखने के लिए कोई बंधन नहीं था, लेकिन फिर भी वो निरंकुश नहीं था कि कुछ भी अपने मन से कर सकता था, है कि नहीं।
तो इन्होंने एकदम से मतलब बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इतना समझाया, यहाँ पे स्टार्टिंग में इन्होंने क्या दिया, परिचय दिया, देखिए ये परिचय दिया है। इसके बाद इन्होंने पॉइंट बना के लिखा है कि देखिए उपदा परीक्षण, महामात्र, समाहर्ता, सधिनता, इन्होंने पूरा ब्लैक पेन से बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में बहुत अच्छे से लिखा है। हाँ, अगर ये चाहते तो यहाँ पे एक नीचे अंडरलाइन, इस प्रकार के अंडरलाइन भी कर सकते थे तो काफी अच्छा और भी दिखता। आप ऐसा अंडरलाइन अवश्य कीजिएगा। तो इन्होंने देखिए कम से कम जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें इन्होंने कम से कम जो है 1 से आधा पेज इन्होंने पूरा भर दिया है। इसके बाद आइए, इटली के एकाधिकरण के मैनेजी योगदान का उल्लेख कीजिए। इन्होंने शायद नहीं किया, योगदान का उल्लेख नहीं किया इन्होंने शायद से, बीच में सीधा मैप लेके आ गई ये। हाँ 22 वाली के यहाँ पे इटली के एकीकरण के मैगजीनी का योगदान यहाँ पे लिखा है इन्होंने। मैं यही समझ, देखिए इन्होंने पॉइंट बना के लिखा है, पॉइंट बना के इन्होंने लिखा है। महत्वपूर्ण यही है कि आप किस ढंग से लिखते हो, आप इनके पेपर में क्या लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिए। आप याद ये इस बात पे ध्यान दीजिए कि इनका पेपर प्रस्तुतिकरण कैसा था, इनके पेपर को प्रस्तुत करने का ढंग कैसा था, आप उस बात पे ध्यान दीजिए तो आप ज्यादा अच्छे से लिख सकते हो। आप ब्लैक ब्लू पेन का उपयोग कीजिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उनको अंडरलाइन कीजिए। आप आगे खुद देखिए ना इन्होंने किस ढंग से पेपर को बहुत, इन्होंने बीच में 2 प्रश्न छोड़ भी दिए, आपको याद होना चाहिए, शायद पीछे लिखे होंगे बट मुझे अभी तक लगा कि इन्होंने 2 प्रश्न छोड़ दिए हैं। इन्होंने आंकड़े देखिए, यहाँ पे आप आंकड़े देख सकते हो, आंकड़े ये मतलब ये पूरे आंकड़े एकदम बताए गए हैं। इन्होंने साफ साफ आंकड़े भी लिखे, तथ्य इन्होंने ज्यादा लिखे, फैक्ट ज्यादा लिखे। कुछ भी अपने मन से लिखा तो है, इन्होंने अपनी भाषा का उपयोग किया है, लेकिन इन्होंने वही लिखा है जो फैक्ट है। कुछ भी ऐसी कहानी नहीं बनाई, कोई भी बाहुबली की इन्होंने कहानी बना के नहीं लिखी, बस इन्होंने जो किया अपने मन से किया है और फैक्ट के साथ किया है। तो इसी प्रकार से आपको भी करना ही है। आगे देखिए, बड़े क्वेश्चन को देखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, है कि नहीं। तो इन्होंने यहाँ पे मूल्यांकन करना है, तो इन्होंने क्या किया कि श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे ये दिखा, यहाँ पे इन्होंने लिखा। इसके बाद इनका योगदान क्या था, है कि नहीं। इसके बाद विनायक दामोदर सावरकर, हालांकि ये टॉपिक आपके पार्ट से काट दिया गया है, इनका पूरा परिचय दिया इन्होंने। देखिए पूरा इन्होंने अच्छे से परिचय दिया, परिचय देने के बाद इन्होंने अपना उनका योगदान भी बताया। देखिए अब इन्होंने, देखिए मैं बता यहाँ पे देखिए मित्र मेला करके अंडरलाइन किया, अभिनव भारत, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता 1905। आप देख रहे हो, मतलब बारीकियां समझिए आप कितनी खूबसूरती से इनकी राइटिंग आप देखोगे तो ठीक है, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पे आप हमेशा ऐसे होते हैं, जैसे हम आगे लिखते जाएंगे पहले पेज में राइटिंग बहुत अच्छी बनेगी, दूसरे पेज में बहुत अच्छी बनेगी, लास्ट के पेज में थोड़ी कम खराब होती जाएगी राइटिंग, वही पे आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया है, महत्वपूर्ण बिंदु को अंडरलाइन किया, यही है मार्क्स गेनिंग का बहुत बड़ा फॉर्मूला, है कि नहीं। आपको इसी को ही समझना है। आगे देखिए, अब यहाँ पर टिप्पणी करनी है 3 है कि संथाल विद्रोह पर टिप्पणी कीजिए, जालियांवाला बाग पर टिप्पणी कीजिए, साइमन कमीशन पर टिप्पणी कीजिए। तो इन्होंने शायद से टिप्पणी नहीं की होगी, ये सीधा आगे बढ़ के 27 से। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर किया संसद के कार्य एवं मतलब 2 में से कोई एक करना था। अभी इन्होंने संसद के कार्य में शक्तियों का वर्णन कैसे किया, देखिए वर्णन इन्होंने अलग से, देखिए विधायी शक्ति बड़े अच्छे से लिखा, फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। मेन तो ये पॉइंट है कि आपने प्रेजेंट कैसे किया। जो शिक्षक होगा वो ये देखा कि अच्छा विधायी शक्ति लिखा है ना, चलो अच्छी बात है कि नहीं। संविधान संशोधन की शक्ति लिखा है, अच्छी बात है। वित्तीय शक्ति लिखा है, अच्छी बात है। प्रशासनिक शक्ति लिखा, अच्छी बात है। अंदर का पढ़ने का किसी के पास ज्यादा टाइम होता नहीं, बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं नहीं, है कि निर्वाचक मंडल के रूप में शक्ति, और फिर अन्य शक्ति भी उन्होंने दर्शाई है। क्या देखिए क्या 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 पूछा था, काव्य पूछा था, शक्ति बता। अभी देखिए काव्य उन्होंने बता दिया, विद्या का शक्ति बता रहे हैं। अभी इन्होंने ये क्या बताएंगे, काव्य बता रहे, तो काव्य इन्होंने लिख दी, देखो कैसे एकदम अच्छे से इन्होंने जो है काव्य यहाँ पे बता दिया थोड़े से भाग में, है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन क्रमांक 30 को देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें मानचित्र में अंकित करना है। क्या करना है, मानचित्रों को अंकित करना। इन्होंने जो मानचित्र देखता है उस पर चलते हैं, मानचित्र पर चलते हैं। यहाँ पे हम ये देखिए मानचित्र आ गए। इन्होंने मानचित्र कितनी बखूबी किया है, मतलब एक एक चीज को इन्होंने हाईलाइट किया है बड़ी सुंदरता से, है कि नहीं। मतलब देखिए एकदम लाइन खींच के ऐसा कि देखो ये यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे हीराकुंड है, यहाँ पे देखो पॉइंट लगा के देखो यहाँ पे जमशेदपुर है कि नहीं। खेतड़ी यहाँ पे है, जस्ट देखिए फिर अ ब स, जो प्रश्न क्रमांक भी लिखा है, देखिए अ पे क्या था, खेतड़ी था, तो अ लिख दिया, है कि नहीं। यहाँ पे ब पे क्या था, दिल्ली था, तो इन्होंने ब यहाँ पे लिख दिया, दिल्ली यहाँ पे देख लो।
स लिख दिया। देखो नाम तो लिखा ही, साथ में क्वेश्चन का नंबर भी लिखा, अब स, ये भी इन्होंने साथ में लिखा है, जिसकी वजह से शिक्षक को काफी समझने में बड़ी आसानी रही होगी। यही कारण उनके मार्क्स ज्यादा गेन करने का। आगे आइए, आगे यहाँ पे जो है पेपर जो है द एंड, पेपर समाप्त हो जाता है। अभी हमने इनका पेपर देखा, काफी खूबसूरती से इन्होंने पेपर लिखा है, बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने पेपर लिखा है। मैं तो भाई बड़ा खुश हुआ देख के इस पेपर को। आपको भी इन सब बातों का ध्यान रखना है कि भाई 3 चीज ध्यान रखिए, हमेशा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पेज तक तो बहुत अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए। आप स्टार्टिंग में जो कुछ भी लिखो बहुत अच्छे से लिखो, अगर नहीं आ रहा है तो उसको एक बार के लिए छोड़ दो, लास्ट में लिख लेना। स्टार्टिंग में कोई चीज आपको नहीं आ रही है तो गलत तो मत लिखना, छोड़ दो उसको, लास्ट में लिख लेना, लेकिन गलत मत लिखना स्टार्टिंग के 5 पेज में, ठीक है। जब भी लिखो ब्लैक ब्लू पेन का उपयोग करना, महत्वपूर्ण बिंदु को ब्लैक पेन से लिखना, और जहां जहां अंडरलाइन करना हो, प्रश्न के बीच में, बड़ा प्रश्न क्वेश्चन के बीच से में कोई डेट है, किसी का नाम है, किसी का स्थान है, कोई विशेष काम है, उसको अंडरलाइन करना पेंसिल से। यही कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे आशा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।